हमीदी ने 2010 में क्लासरूम की असेसमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए। यहाँ पर हमने उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है कि वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। पहला प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव। हमने असेसमेंट की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरी थी समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जो कि डेली बेस पे होती है और रेगुलरली होती है। इसमें एक टीचर क्लास के अंदर बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछता है ड्यूरिंग लेक्चर या फिर आफ्टर लेक्चर। दूसरी थी समेटिव जो कि एक सेमेस्टर के एंड पर होती है, जिसमें फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स और मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हमीदी ने कहा कि जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये डेली बेस पर होनी चाहिए। जो डेली बेस के ऊपर होती है ये रेगुलरली होती है। जब टीचर बच्चों से कुछ सवालात वगैरह पूछता है, अगर बच्चों को नहीं आते तो इससे बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा है और इन्हें मज़ीद कितना सीखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ टीचर को भी पता चल जाता है कि उसने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें कितनी खामियां मौजूद हैं, कि क्या उसने वो लेक्चर सही तरीके से डिलीवर भी किया था या नहीं, कि शायद उसने सही से डिलीवर नहीं किया और बच्चों को इसलिए सही से समझ नहीं आई। इस तरह टीचर जो है बच्चों को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब बच्चे जो है अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, सही से जवाब देते हैं, तो टीचर जो है उनको वेल डन बोलता है, उनको एक्सलेंट बोलता है, इसके अलावा गुड बोलता है उसको। दूसरा प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड डिटरमिन प्लानिंग। जब टीचर ने बच्चों से कुछ सवालात वगैरह किए और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जवाब दिए और बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिए, तो इससे टीचर को पता चलता है कि मैंने सही तरीके से पढ़ाया था। फिर वो सोचता है कि अब मैंने नेक्स्ट जो लेसन है उसको रेडी करना है, तो टीचर जो है नेक्स्ट लेसन की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इस तरह असेसमेंट एक टीचर की हेल्प करते हैं कि टीचर जो है प्लानिंग कर सके अपने नेक्स्ट लेसन की। और अगर स्टूडेंट को सही से समझ नहीं आई फिर भी टीचर प्लानिंग करता है कि मैंने कौन से मेथड्स को यूज़ करना है और बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। तीसरा प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड सर्व टीचिंग। असेसमेंट जो है ये टीचिंग को सर्व करता है। जैसे कि ड्यूरिंग लेक्चर टीचर बच्चों से सवालात पूछता है, तो जो भी सवालात टीचर पूछता है बच्चों को अगले दिन चाहे अपने लेसन का भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या कुछ स्टडी किया था, लेकिन टीचर को याद होता है क्योंकि टीचर भी साथ साथ सीख रहा होता है। इसके अलावा टीचर का क्लास में भी इम्तहान चल रहा होता है। बच्चों का तो डेली बेस पर होता है या फिर ज़्यादातर उनका जैसे कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तभी होता है, लेकिन टीचर का तो हर रोज़ ही इम्तहान होता है। यानी कि असेसमेंट जो है ये टीचिंग को सर्व करती है, टीचिंग की भी खिदमत करती है। जब बच्चों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो बच्चे अपने टीचर से सवालात पूछते हैं। तो अगर टीचर को उस सवाल का जवाब नहीं पता होता तो वो मज़ीद उसको सर्च करने की कोशिश करता है। इस तरह असेसमेंट जो है एक टीचर की लर्निंग को भी फैसिलिटेट करती है और इसकी टीचिंग को भी फैसिलिटेट करती है। असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग, यानी कि ये लर्निंग का प्रोसेस, सीखने का प्रोसेस, इसको भी इसे सर्व करना चाहिए। जैसे कि बच्चे हैं, जब उनको क्लास के अंदर कुछ नहीं आता और कोई दूसरा बच्चा बता देता है कि इस सवाल का ये वाला जवाब है, इस तरह दूसरे बच्चे भी सीख जाते हैं कि इस सवाल का ये जवाब है। यानी कि ना सिर्फ टीचर सीखता है क्लास के अंदर, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सीखते हैं। इससे बच्चों को ये पता चलता है कि उन्हें कौन सा टॉपिक सही से नहीं आता और उन्हें उस टॉपिक के ऊपर मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। असेसमेंट शुड बी करिकुलम ड्राइवन। जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है तो स्टार्ट में हम लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी असेसमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है। ये नहीं कि आप लोग करिकुलम बना लें और बाद में सोचें कि इसकी असेसमेंट कैसे करनी है। जैसे कि मैथ की अगर हम लोग बात करें, मैथ के करिकुलम की, तो वहाँ पर टीचर बच्चों की असेसमेंट किस तरह से करेगा, जैसे कि बोर्ड के ऊपर उनसे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवाएगा, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है सोल्व करके बताएंगे। तो ये वाला मेथड सोचना चाहिए उनके असेसमेंट का, ना कि ये कि बच्चे खड़े होकर ही टीचर को अपने अल्फाज में बताएं। जैसे कि बायो वगैरह की अगर असेसमेंट हो तो टीचर उसका ओरली क्विज़ भी ले सकता है। इसके अलावा बच्चे जो है क्लास के अंदर वैसे ही बता सकते हैं, उनको बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हमें अपने करिकुलम को सामने रखते हुए ये सोचना चाहिए कि इस करिकुलम के मुताबिक बच्चों का टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा। एमसीक्यूज़ बेस्ड लेना है उन्होंने, या फिर उन्होंने बोर्ड के ऊपर उनका लेना है, या फिर किस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना है। इसलिए असेसमेंट जो है वो करिकुलम को सामने रखते हुए फिर ही हम लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चों की जो टेस्टिंग है वो हम लोगों ने किस तरह से लेनी है। असेसमेंट शुड बी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन, यानी कि जैसे कि दो लोगों के दरमियान किसी खास किस्म का कोई इंटरेक्शन होता है, इसको हम लोग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो असेसमेंट जो है इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इंटरेक्टिव यहाँ पर किन दो लोगों के दरमियान होनी चाहिए? यहाँ पर एक टीचर होता है और दूसरा उसका स्टूडेंट होता है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन पैदा करती है असेसमेंट। इसलिए असेसमेंट इस किस्म की बनानी चाहिए कि इससे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन कायम रहे।
यानी कि असेसमेंट एक लिहाज से देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही इंगेज होते हैं और इसके अंदर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। असेसमेंट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। अक्सर देखा गया है कि जो टीचर है जब भी उन्होंने बच्चों की असेसमेंट करनी होती है, मैंने अक्सर ये यूनिवर्सिटी में देखा था कि हमारे जो टीचर थे वो बच्चों को ये कहते थे कि आपको हमने चॉइस दी है कि आप लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोग अपना क्विज़ देना चाहते हैं। तो हम लोग अक्सर क्विज़ के को ही चूज़ करते थे। तो यानी कि असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए कि स्टूडेंट से भी पूछ लेना चाहिए कि वो किस किस्म की असेसमेंट चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन है या फिर ओरली क्विज़ है या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये भी असेसमेंट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। असेसमेंट शुड बी डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है? तशख़ीस करना। जैसे कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपने सिम्टम्स बताते हैं तो फिर डॉक्टर बताता है कि आपको फ़लाँ बीमारी है, आपको ये वाला मसला है। तो जो असेसमेंट है ये डायग्नोस्टिक होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक किस तरह से कि इससे एक टीचर को पता चलता है कि एक स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है और इसकी क्या वीकनेस है। इसलिए अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीचर उनके टेस्ट के ऊपर लिख देते हैं वेल डन लिख देते हैं या फिर एक्सीलेंट वगैरह लिख देते हैं। तो डायग्नोस्टिक के अंदर जो है टीचर बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता तो वहाँ पर टीचर लिख देते हैं वेरी पुअर। यानी कि यहाँ पर एक टीचर जो है बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करता है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी वीकनेस को देखते हुए। असेसमेंट शुड बी एक्सपोज टू लर्नर्स। अब असेसमेंट जो है ये लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है और जो बच्चे हैं वो उस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि लर्निंग का जितना भी सारा प्रोसेस है उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बच्चों ने ही सभी कुछ सीखना है। इसीलिए टीचर को बच्चों को पहले ही बता देना चाहिए कि आपकी असेसमेंट जो है कब से कंडक्ट करवाएंगे हम लोग, यानी कि कब से स्टार्ट होंगे आपके टेस्ट वगैरह, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह। अक्सर बच्चों को बताया नहीं जाता है और एक हफ़्ता पहले बता दिया जाता है या कोई 5-6 दिन पहले। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो पेपर की रात ही पढ़ते होते हैं। असेसमेंट शुड बी नॉन जजमेंटल। इसका क्या मतलब है कि एक टीचर जो है जब भी वो असेसमेंट ले तो इसे कभी भी किसी स्टूडेंट को जज नहीं करना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट जो है पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा है या फिर कौन सा जो है बच्चा फेल हुआ है और उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जो डिमांड होगी या फिर उसके पास जो प्रॉब्लम्स का जो हल होगा या उसके पास डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उसके पास मोटिवेशन नहीं होगी, इसी वजह से उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया होगा, और कुछ बच्चे जो है उनको टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो अच्छा नहीं लगा होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका जो प्रोग्राम था उनको टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं करवाया गया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो कोर्स कंटेंट है उसका बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसी वजह से कुछ बच्चे जो है अपने कोर्स को कवर नहीं कर सके, या फिर कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उनका ये लगता है इसको पढ़ने से सिर्फ हमें एक तालीम ही दी जा रही है, बस हम लोगों को नौकरी मिल जानी। इस चीज़ का कौन सा कोई इस्तेमाल है? यानी कि बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए, अपनी टीचिंग स्टाइल को भी इम्प्रूव करना चाहिए, और इस तरह असेसमेंट जो है इसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। असेसमेंट शुड डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मकसद होता है ना, यानी कि मतलब इसका कि बाहमी या फिर दो लोग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सूझबूझ, यानी कि दो लोगों के दरमियान असेसमेंट जो है इसको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पर दो लोग कौन से हैं? एक है टीचर और दूसरा है उसका स्टूडेंट। यानी कि टीचर और उसका जो स्टूडेंट है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि उनका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी किस तरह से हो सकती है? जैसा कि एक टॉपिक एंजाइम पढ़ाया जा रहा है, टीचर भी उसके ऊपर डिस्कस करेगा और इस तरह स्टूडेंट जो है वो भी अपने आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर वो एक ही टॉपिक को दो लोग जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक तो टीचर है और दूसरा है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर आप लोग जितने भी याद कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 10 प्रिंसिपल जो है ये याद करने ज़रूरी है।